नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की टीम बिहार पहुंच रही है। बिहार की जनता की नब्ज जानने का हम प्रयास करेंगे। सत्ता का संग्राम हमारा शो है, जो एक पावर पैक्ड शो है। लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार के दिल में क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारी के बारे में कि बिहार की राजनीतिक दलों की आखिर तैयारी क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। मेरे साथ पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति मौजूद हैं। हम चर्चा से आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के जो बड़े दल हैं उनकी तैयारी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि जो बिहार के छोटी पार्टियां हैं उनके प्लान क्या हैं, उनके गोल क्या हैं और किस तरीके से वो बिहार की राजनीति में बड़ा कमाल कर सकती हैं या बड़ा कमाल करने का कम से कम दावा तो वो पार्टियां कर ही रही हैं। सुमित, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बिहार का राजनीतिक समर है उसको कवर करने के लिए आप लोगों ने बड़ा प्लान बनाया है। क्या प्लान है? कहां कहां जा रहे हैं आप? कब से यात्रा आपकी शुरू हो रही है और कहां कहां ये यात्रा जाएगी, किस तरह? जी बिल्कुल वरुण। और क्योंकि सबसे पहले हम अमर उजाला की जो टीम का जिक्र जो है वो वरुण ने यहाँ पर कर दिया है, और सभी अपने दर्शकों को जैसे हम बताते हैं एक बार फिर से, और हमारे सभी जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण, उन्हें हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि आखिर कैसे अमर उजाला की ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। अमर उजाला का जो कारवां है वो बिहार की धरती पर 12 तारीख से पूरी तरीके से मौजूद होगा, और वहां से पूरी जो रिपोर्टिंग है वो अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, और बिहार की जनता ने इस बार आखिर क्या सोचा है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होगा, या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार का वही जादू चलेगा जो इससे पहले वो पिछले 20 साल के दौरान 2005 के बाद से लगातार करते रहे हैं, कि सत्ता में एक बार फिर से वापसी क्या नीतीश कुमार की होगी। इसके इतर युवाओं के या फिर महिलाओं के या आम जन के आखिर मुद्दे वहां पर क्या रहने वाले हैं, स्टूडेंट्स की आखिर क्या कुछ जो है वो मांगे रहने वाली हैं। क्योंकि हमारा जब रथ पहुंचेगा, जब अमर उजाला की टीम ग्राउंड पर पहुंचेगी, तो हम न सिर्फ आम व्यक्ति से, ना सिर्फ मजदूर से, ना सिर्फ जो है युवा से, महिलाओं से, हर एक वर्ग तक हमारी पहुंचने की कोशिश होगी, जिससे कि आखिर बिहार के मन में क्या चल रहा है वो लोगों तक हम जो है वो पहुंचा सकें। एक वास्तविक तस्वीर जो है वो अमर उजाला की टीम जो है आप तक यहां पर पहुंचा सके, इसकी हमारी पूरी तरीके से कोशिश यहां पर होगी जी। और जैसा आपने दर्शकों को हम बताएं कि सबसे पहले हम बक्सर पहुंचने वाले हैं। 12 तारीख को बक्सर जो है वो अमर उजाला की टीम यहां पर पहुंच जाएगी। मैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जो हैं वो भी वरुण हमें ज्वाइन करेंगे बक्सर से ही, और बक्सर में ही हमारे अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक सत्ता का संग्राम कार्यक्रम है, सुबह चाय पर चर्चा का एक कार्यक्रम होगा, युवाओं के साथ एक जो है बैठकी लगेगी, और बक्सर के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, उसके मिजाज को हम समझने की कोशिश इस बार जो है अपने सत्ता के संग्राम के जरिए, अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जो है वो कोशिश करेंगे कि कनेक्ट जो है वो पूरे देश को, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। बिहार का जो वो चुनाव है, जो अब तक के बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार का चुनाव हमेशा से बेहद दिलचस्प रहता है, इस बार समीकरण बहुत ज्यादा जो है वो बदले हुए दिख रहे हैं। आरजेडी महागठबंधन को अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी किस तरीके से खींचतान नजर आ रही है। सभी को पता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2 चरणों में चुनाव होना है। 6 तारीख को पहला चुनाव होगा, 11 तारीख को दूसरा चुनाव होना है, लेकिन अभी भी जो सीट बंटवारा है उस पर महागठबंधन के अंदर मुहर नहीं लगी है। दूसरी तरफ एनडीए में यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी मुहर लग जाएगी, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि लगभग स्थिति जो है वो फाइनल हो चुकी है। इसके इतर तीसरी बात जो अभी कुछ देर पहले वरुण जी ने भी कही कि आखिर जो छोटी पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका बिहार के अंदर होगी, वो बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई। बिल्कुल जानते हैं जितेंद्र ज्योति जी से, हमारे बिहार के प्रमुख, अमर उजाला बिहार के जो पूरे इस ऑपरेशन को लीड करते हैं, जितेंद्र ज्योति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि बिहार में चुनाव बस अब आ ही गया, समझिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। बिहार में किस पार्टी की क्या तैयारी आपको फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, अगर चुनाव की तैयारी की बात करेंगे तो बिहार लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले जो एक्टिव हुई थी कांग्रेस पार्टी, और बहुत साल के बाद, तकरीबन हम लोग 15 साल के बाद कांग्रेस को इस तरह से एक्टिव देख रहे हैं। मतलब समझिए कि 2010 के बाद कांग्रेस जैसे लुप्तप्राय सोई हुई थी, उस तरह से कांग्रेस ने
अपने आप को अचानक जगाया है, अचानक जगाया। सबसे ज्यादा चेंजेस भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हुई है। राष्ट्रीय दल तो है ही, और उसके पास विधायकों की संख्या भी कम है, 19 विधायक उसके पास थे, 17 ही वैलिड है, मतलब 2 जो थे वो तो उसमें चले गए थे राउंड, इसमें जो बिहार का जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें। तो देखिए कांग्रेस की तैयारी सबसे जबरदस्त हुई, मुझे जो नजर आया वो इसलिए नजर आया क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले अपने आप को पलट दिया। कांग्रेस जो फॉरवर्ड की पार्टी एक तरह से बनी हुई थी, उसने पूरे फॉरवर्ड को एक तरह से क्लियर करते हुए, लगभग फॉरवर्ड को क्लियर करते हुए बैकवर्ड पूरा सेटअप ही बैकवर्ड के हिसाब से बन रहा है। और सीटों के हिसाब में भी देखेंगे, जब आज कल परसों अगर आप बिहार को नजर डाल रहे होंगे तो कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में उनकी जानकारी के बगैर राजद की ओर से टिकट का सिंबल दिया जाए, टिकट तो छोड़ दीजिए सिंबल दे दिया जा रहा था कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। सिंबल देने का मतलब ये है। तो इस बार कांग्रेस ने पहले से तैयारी करके रख ली है, 25-30 सीटों का तो एकदम बहुत क्लियर है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी तैयार कर लिए हैं। जैसे ही वेट हो रहा है, देखिए राजद ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिसको जिसको देना है, कंफर्म देना है, उसको बता दिया है। कांग्रेस ने भी लगभग को कंफर्म बता दिया जिनको जिनको देना है तैयारी। फिर भी उसके बावजूद देखिए कांग्रेस और राजद की तैयारी ऐसी है, राजद में हर तरफ से देखिए टिकट की मांग के लिए भी लालू प्रसाद यादव ही अंतिम विकल्प हैं, इसलिए लालू के पास कई वीडियो भी वायरल हो रहा है, लालू का कैसे वो बैठे हुए हैं, कैसे वायरल हो रहा है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के अंदर में जो हम लोगों ने, अमर उजाला ने बहुत पहले से एक स्टैंड रखा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय हमने एक खबर ब्रेक की थी कि इसी समय विधानसभा चुनाव की सीट बंटवारे की तैयारी हो गई है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लगभग उसी ट्रेंड पे अभी फाइनल हो रहा है। देखिए 22 से 24, 22, 23, 24 के आसपास लोजपा को मिलना है। जो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है। उसी तरह जब इसकी बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे, 5-8 के आसपास उनको मिलना है। जीतन राम मांझी को 8 सीट विधानसभा में, मतलब बिहार में अपनी मान्यता के लिए चाहिए, तो 8 सीट उनको ऐसा दिया जाने का प्रयास हो रहा है जिसमें वो कंफर्म जीते, और 2-3 सीट उनको और भी कि हाँ रिस्क कवर करने के लिए हिसाब से उनको संतुष्ट किया जा रहा है। हमने ये पहले भी बताया था कि लोजपा को मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, लोजपा और जीतन राम मांझी को वही हो रहा है। देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जो बात वही थी कि अफवाहों से अलग फैक्चुअल चीज यही था कि किसको क्या देना है, उसकी तैयारी क्लियर थी। इसलिए अभी भी एनडीए के अंदर में बहुत हद तक सब चीज कंट्रोल है। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, जो इंडिया अलायंस है उसका सवाल है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा संकट इसलिए है कि मुकेश सहनी वहां एक फैक्टर बन के निकले हैं। मुकेश सहनी छोटे दल के रूप में पिछले बार इधर थे, लेकिन इस पिछले बार इनके जो 4 जीते थे उसमें से 3 इनके साथ भाजपा के साथ लौट गए थे, मतलब भाजपा ही थे, और 3 उनके साथ। तो मैंने एक और भी बात बतानी थी मुझे जी कि तो बिहार चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसमें एक और चीज जो सीट बंटवारे को का जो गणित है उसमें ऐसा भी होगा कि भाजपा अपने कुछ लोगों को दूसरे के टिकट पे भी लड़ाएगी। ऐसा होना है, इसलिए होना है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा दिखा था। जी ठीक है जितेन, यहाँ मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि एक बार बार एक फैक्टर यहाँ पर चर्चा में है और वो फैक्टर है जनसुराज। हमने ये भी देखा कि जब टिकट बंटवारा हुआ तब एक बहुत नाराजगी देखी गई बहुत सारे जो उनके समर्थक थे उनके बीच में। तो जनसुराज पार्टी की क्या तैयारियां हैं, और ये जो नाराजगी दिखाई दी टिकट बंटवारे को लेकर, क्या ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए जब टिकट बंटवारा होगा, जहां जहां टिकट दिया जाएगा वहां ये संकट हर बार आता है, बिहार में होता रहा है। देखिए जब भाजपा में नरेंद्र मोदी का शासनकाल नहीं था, मतलब नरेंद्र मोदी प्रभावी नहीं थे, तब यहाँ पे इन चीजों को लेकर बहुत हंगामा होता था। भाजपा में अब बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो गई हैं, राजद में हो रहा है। वो लालू जब तक बहुत प्रभावी थे और सबसे मिलते थे तब तक नहीं होता था। प्रशांत किशोर के साथ, जो जनसुराज पार्टी के साथ जो दिक्कत हो रही है, जो उन लोग नहीं समझ रहे हैं, जितनी जगह पे प्रशांत किशोर और उनकी टीम गई, उन सभी जगहों पर कई लोगों को कह दिया गया कि आप हमारे सबसे मजबूत यहाँ पे कैंडिडेट हैं या मजबूत आदमी हैं, हमारा चेहरा यही है, आप ही हमारा सब कुछ है। और उन लोगों को लगा कि नहीं, हम तो इनके आगे पीछे कर रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। अभी जो जब कार्यक्रम हुआ था इसका जनसुराज का, तो उसकी बहुत सारी गाड़ियां लेके आए थे, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए लोग गाड़ियां लेके आए थे। और इन सब चीजों के साथ साथ लग रहा था कि हाँ, मतलब
ठीक है, उसमें कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा ये होता रहा है, कई कैंडिडेट रहते हैं हर जगह पे, लेकिन जिन जिन को चेहरा बताया गया वो सब अपने अपने जगह पे जाके अपने आप को बताने लगे कि हम प्रत्याशी होंगे, हम प्रत्याशी होंगे, और वही लोगों को दिक्कत, उन्हीं लोगों को दिक्कत हुई। कल एक महिला है, उन्होंने कहा कि मुझे राजपूत होने के कारण टिकट नहीं दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ का चेहरा था, मुझे नहीं दिया गया, मुझे ही यहाँ पर सब कुछ मैंने खड़ा किया जनसुराज को। इसी तरह पटना बेनीपट्टे के जो थे उनका कहना था कि भाई हम तो जिस आदमी को सामने लाया गया, अभी और भी होगा, अभी और मतलब जो सेकेंड लिस्ट जारी होगी उसके बीच ये जो नाम जो 51 नाम आए हैं उसके बाद और भी अभी गतिरोध होना बाकी है जो फील्ड में दिखेगा। ठीक है वरुण, मैं जनसुराज वाले मसले में मैं जो है कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ये स्थिति बनी जनसुराज के सामने, हाँ, इसके पीछे एक तो कारण यही है कि जब भी कोई इस तरीके का चयन नई पार्टी के सामने होता है तो जो लगातार लोग जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है, वो जितना संघर्ष करते हैं कि उनके नाम जो है वो टिकट आएगा, और उन्हें जब टिकट नहीं मिलता है तो इस तरीके के सवाल उठते ही हैं। जब ये पहली लिस्ट जारी की गई इसमें दो चीजें हुई, कुछ तो ये जो असंतोष जिन्हें टिकट नहीं मिला, और दूसरा प्रशांत किशोर का नाम भी उसमें सामने नहीं आया जी। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल वाले मॉडल पर जाना चाहते हैं? भले ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री वो बने थे, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा था। क्या उससे आगे बढ़कर सिर्फ जो है वो संयोजक के तौर पर ही काम करना चाहते हैं इस वक्त जो है प्रशांत किशोर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो एक मेंटोर बहुत अच्छे हैं, हर पार्टी के लिए लगभग कई बड़ी पार्टियां बड़े चेहरों के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने जिताया भी है। तो क्या जो है वो उस मॉडल पर काम करना चाहते हैं? एक धड़ा यही मानता है कि अगर जो परिस्थितियां इस वक्त में, एक मोटा आकलन है हालांकि ग्राउंड पर क्या होगा बड़ी पार्टी के, क्योंकि बहुत चर्चा है जनसुराज की, और भारतीय लोकतंत्र में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जनता किसको कब जो है सिरमौर चुन ले कहा नहीं जा सकता, और ग्राउंड पर जाकर रियलिटी पता लगेगी। जैसा आपने कहा, हम ग्राउंड पर पहुंचेंगे और जनसुराज में आकर कितना दम है वो भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज एक ये है कि अगर इस वक्त प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो क्या वो अपनी पार्टी को ज्यादा फायदा दिलवा पाएंगे? एक मोटा मोटा आकलन ये है कि अगर 4 से 5% का, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल वो है, अगर 4 से 5% का वोट बैंक उनके खाते में जा रहा है तो ये बढ़कर 5 से 7% जो है वो हो सकता है। और जो उनके पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनके अंदर भी जो एक असंतोष पैदा हुआ है कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर अपना जो है कदम पीछे खींच रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करी है उन्होंने, पूरे बिहार के अंदर वो अलग अलग जगहों पर पूरा जो है घूमे हैं, और लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट कर सीधा एक जो मैसेज कन्वे ये किया है, जो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जो बैठा है, जो भी उनके फॉलोवर्स अब होंगे या फिर जो भी लोग उनको वोट करेंगे, कि अब अगर वो सत्ता में आते हैं तो चेहरा जो है वो प्रशांत किशोर ही होंगे। लेकिन अगर वो अब पीछे यहाँ पर हट रहे हैं तो क्या उनके जहन में ये है कि वो सिर्फ एक मेंटर के तौर पर रहें या वो कुछ और सोच रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, यहाँ जितेंद्र के पास वापस लौटते हैं। जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या चिराग पासवान को मना लिया गया? बहुत चर्चा इस बात की भी है। देखिए, चिराग पासवान को बहुत पहले मना लिया गया था, कुछ चीजों को लेके उनका था। वो सीट, देखिए विधानसभा चुनाव सीट तो ज्यादा चाहते हैं लोग, सीट ज्यादा चाहने के पीछे ये होता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने तरफ से, जरूरत ऐसी पड़ जाए तो हमारे हिसाब से सरकार आगे पीछे उलट पुलट कुछ हो सके, इसलिए सीट ज्यादा चाहते हैं। लेकिन जो मना लेने की बात थी, उनको एक राज्यसभा सीट मिलने की बात लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो बहुत समय से वेटिंग में है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको राज्यसभा की एक सीट मिलेगी। एक तो वो है। दूसरी बात कि जो विधान परिषद का आगे होगा, विधान परिषद में भी कुछ संभावना उनके लिए बनाई जाएगी, क्योंकि इसी तरह का मैनेजमेंट करके, क्योंकि भाजपा 100 से नीचे, जदयू अगर 101 के आसपास जदयू को है तो 100 के आसपास अपने पास जरूर रखेगी, और एक दो 4-5 सीट दूसरे के साथ मिल, मतलब अपना प्रत्याशी देखे। तो लोजपा को मतलब चिराग पासवान को मनाने की जहां तक बात है, चिराग पासवान के लिए प्लान पहले से तैयार बना हुआ था, चिराग पासवान का वेट किया जा रहा था। चिराग पासवान कोई उठक बैठक जैसे पिछली बार करके उछल कूद कर रहे थे, वो भी शंका आशंका जो भी थी वो जदयू के पास थी, जदयू के अंदर थी। भाजपा ने उसको धीरे धीरे करके उसको ठंडा करने का प्रयास किया, दिखाने का कि हाँ धीरे धीरे ठंडा हुआ है मामला। भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और हम लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि चूंकि केंद्र में बहुत मजबूत स्थिति में लंबे समय से चल रहे हैं, मतलब जब इससे सरकार बनी है तो एक
उस हिसाब से कहीं जरूरत ही नहीं है उनको कि अभी कहीं उछल कूद करें। तो और दो लोगों को पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा दो उदाहरण हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को छोड़ के निकले हैं, उनकी क्या स्थिति रही है। और रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान किस स्थिति में रहे हैं, ये सारा चीज देखा हुआ था। इसलिए हम लोग इन चीजों को लेके बहुत जो अंदर से समाचार मिल रहा था वो यही था कि खबर इतनी ही है कि धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होगा और जदयू को संतुष्ट कराया जाएगा कि लोजपा ठीक है, क्योंकि जदयू को ठीक है। बहुत भारी नुकसान लोजपा के कारण ही हुआ था। ठीक है। अच्छा सुमित, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि गठबंधन को लेकर हमने परसों भी चर्चा की थी कि गठबंधन क्या तकरीबन तय हो गए, सीट के बंटवारे क्या तय हो गए, क्या खबरें आपके पास में हैं, उसको लेकर कोई अपडेट अगर आया हो तो? देखिए, जैसा अभी कुछ देर पहले जितेंद्र ज्योति ने भी बताया कि एनडीए की जो सीट बंटवारे को लेकर तमाम जो स्थितियां, जो खबरें आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान का जो पेच फंसा हुआ था उसे पूरी तरीके से लगभग क्लियर कर लिया गया है। और चिराग पासवान की तरफ से ये कहा भी गया कि अब नरेंद्र मोदी के हुए प्रधानमंत्री के होते हुए उन्हें एक सम्मान को लेकर किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है। उनका जो सम्मान है वो उसी तरीके से बरकरार रहेगा और जो वो कहेंगे उसे स्वीकार करेंगे। और इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब उन्हें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। तो ये अब जो लगातार स्टेटमेंट्स आए वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को पूरी तरीके से साथ लिया गया है। एनडीए के अंदर स्थितियां लगभग साफ हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर ये कहा था कि उन्हें तकरीबन 15 सीटें यहां पर चाहिए, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन ये है कि तकरीबन 8 सीटों के करीब उन्हें यहां पर मिल सकती हैं सीटें। वो सीटें जहां पर उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है वो उन्हें दी जाएंगी और इसके अलावा कुछ और सीटें जिसमें 2 से 3 सीटें पर और उनके साथ जो है वो रिस्क यहां पर लिया जा सकता है। एनडीए के बाद जो दूसरी स्थिति है वो है महागठबंधन की, जिसमें अभी भी लगभग स्थिति जो है वो साफ नजर नहीं आ रही है। पेच जो है वो आखिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही फंसा हुआ दिख रहा है। मुकेश सहनी आखिर उसमें किस भूमिका में फिर वो रहेंगे, उन्हें कितनी गुंजाइश दी जाएगी, उसके बारे में जो है सवाल पूछे जाएं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है कि कांग्रेस को क्या उतना स्पेस देने के लिए आरजेडी जो है वो तैयार है या फिर नहीं है, क्योंकि आरजेडी पूरी तरीके से स्पष्ट ये कर चुकी है कि जो 130 से 135 सीटें लड़ने की उसकी वो तैयारी है, वो उन्हीं सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो उम्मीद ये कर रही है कि उसकी सीटों की संख्या जो है बढ़े। हालांकि ये उम्मीद है कि अगले 102 दिनों के अंदर अंदर एनडीए और महागठबंधन दोनों की तस्वीर लगभग साफ हो सकती है। ठीक है जितेंद्र, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, सीटों का बंटवारा मूलतः महागठबंधन में इंडिया अलायंस में जो फंसा हुआ वो उसका कारण कई है। एक तो कि अंतिम समय में 2 घटक दल और आ गए, ये जो पशुपति पारस की पार्टी भी आ गई। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले 16 की डिमांड की थी, 12 की फिर फाइनल उन्होंने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी दिन जब राहुल गांधी यहाँ थे पिछली बार यात्रा समाप्त करने के दिन, उसी दिन उन लोगों ने सीटों का नाम तक दे दिया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम स्टैंड क्लियर है। पिछली बार उनको कोई यहाँ पे जीत नहीं मिली थी, कोई गठबंधन में नहीं थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण मतलब जब नए दल आएंगे तो निश्चित रूप से जो पुराने दल हैं यहाँ 110 और 115 पर लड़ने वाले अगर 100 पे आ सकते हैं तो आपको भी समझौता करना चाहिए। ये समझौता सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस आरजेडी को और आरजेडी कांग्रेस को कह रहा है कि थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, लेकिन समझौता कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बात इसी चक्कर में फंस रही है क्योंकि पिछली बार वाली मनमानी आरजेडी की जो कांग्रेस ने कहा था कि मनमानी हो गई थी, वो कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार मनमानी नहीं हो, इसलिए कांग्रेस ने इस बार चुपचाप रह के देखा है कि अपना सीट क्लियर करके रखो। और एकदम क्लियर है कांग्रेस के अंदर में कि कहाँ कहाँ लड़ाना है और कहाँ कहाँ नहीं लड़ाना है। और आरजेडी को फैसला लेना है। आरजेडी को देखिए, इसीलिए अगर पहले एक बार भी कांग्रेस ने क्लियर कर दिया रहता कि ये हमारे एकदम स्पष्ट रूप से कहा होता कि ये हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो आज ये स्थिति नहीं होती, कांग्रेस नीचे चली गई होती। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान था ये कि कांग्रेस ने एक बार भी खुद नहीं कहा। हाँ, आप लोग समझ ही रहे हैं, इस टाइप का सब कुछ हुआ। राहुल गांधी ने तो इग्नोर मार दिया था, लेकिन बाद में जो हुआ उसमें आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये बहुत क्लियर अगर नहीं हुआ है तो इसके पीछे यही राजनीति है। और अभी कल का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। कल चूंकि एनडीए के अंदर में भी तो लगभग क्लियर है, लेकिन महागठबंधन के अंदर थोड़ी थोड़ी जो चीजें चल रही हैं, जो हमारे झारखंड में संवाददाता हैं उनसे भी जानकारी मिल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेके कि वो 4-5 सीट तक आके अटक सकता है, क्योंकि 5 सीट उसने पिछली बार भी उतारे थे प्रत्याशी। तो अगर वो 5 सीट के लिए मान जाता है
तो फिर 5 सीटों पे ही काम होगा। तो मतलब मिला जुला के काम चलने लायक स्थिति हो जाएगी। फंसा है सिर्फ वही मुकेश सहनी का मामला। मुकेश सहनी के कारण सब कुछ फंसा हुआ है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए अगर नाम कांग्रेस की ओर से फंसा है, कांग्रेस ने कहा है कि जब उनको डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो हमारा डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा। और एक खबर और भी चली थी कि कम्युनिस्ट पार्टी वाम दलों ने भी अपन को भी डिप्टी सीएम के लिए कहा गया, लेकिन वाम दल मूलतः अब जब बिहार की राजनीति देखेंगे तो वाम दल नॉर्मली सामान्य तौर पर बाहर से समर्थन या इस तरह के कंसेप्ट में रहता है कि चलो हम सरकार चलाना चाह रहे हैं, सब चीज ठीक है, सपोर्ट में है, मंत्री नहीं बनाना चाहता है। तो मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई वामपंथी दलों के बीच में उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई बहुत बवाल नहीं है। तो कहानी वहीं पे अटकी है। जब तक देखते हैं मुकेश सहनी रैप अप करें उससे पहले आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अब अमर उजाला ग्राउंड पे उतरेगा और बिहार की जनता की नब्ज जानने का प्रयास करेगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग बक्सर से जो तैयारी कर, हम उत्तर प्रदेश से हमारी गाड़ी आ रही है और जब उत्तर प्रदेश से हमारी पूरी टीम यहाँ उतरेगी तो बक्सर में उसका सुबह चाय पे चर्चा करेंगे। जब बक्सर की तैयारी इस तरह की है, आज हमारे बक्सर संवाददाता से हमारी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं। तो हम ये उनको बता रहे हैं कि जो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, आचार संहिता के हिसाब से संख्या भी ठीक हो। और आम आदमी से हम वीडियो में भी इस वीडियो से भी अपील करना चाहते हैं कि आप अगर बक्सर के रहने वाले हैं, अगर आप बक्सर के लिए 12 तारीख को हमारी टीम बक्सर में है, हम पूरा शेड्यूल इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे कब कब होगा ये कार्यक्रम, कहाँ कहाँ होगा। हम लगातार खबरों में दिखा रहे हैं, हम उन चीजों को ला रहे हैं। तो आप जहां जहां अपने मुद्दे हैं, देखिए बाद में पीछे होने से कोई फायदा नहीं है। जहां जहां मुद्दे हैं, ईमानदार पत्रकारिता के साथ अगर हम मुद्दों को सच के साथ सिर्फ लाते हैं तो सिर्फ अमर उजाला पे लाते हैं। और इस चीज को लाने के लिए आपका भी साथ चाहिए, मतलब पाठकों और दर्शकों का भी सहयोग चाहिए। और हम लगातार पूरे बिहार का जो भ्रमण करेंगे, पूरे चुनाव के दौरान जो हमारी टीम घूमेगी वो यही कोशिश करेगी। हमने लोकसभा में भी किया था और विधानसभा में भी हम सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, किसी के न साथ, किसी के न खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम ये जानकारी के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया सुमित। तो कल फिर मिलेंगे सत्ता का संग्राम के एक नए एपिसोड के साथ, जानेंगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।